शोपत जी, किस प्रकार की तैयारियां चल रही हैं आपकी तरफ से और थोड़ा डिटेल दीजिए कि किस प्रकार से आपका जो कार्यक्रम है, क्या इसका नाम रखा गया और क्या इसका मेन मकसद क्या है। अखिल भारतीय किसान सभा का पहली बार श्री विजयनगर में राज्य स्तरीय सम्मेलन 1, 2, 3 अक्टूबर को होने जा रहा है। इस सम्मेलन में पूरे राजस्थान के 400 चुने हुए किसान प्रतिनिधि है वो हिस्सा लेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक डवले, महासचिव हनान मोला, संयुक्त मंत्री बीजू कृष्णन इस सम्मेलन के अंदर मुख्य वक्ताओं के रूप में उपस्थित रहेंगे। सम्मेलन के पहले दिन टाडा पमाराम चौक पर विशाल किसान आम सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक डवले, कॉमरेड अमराराम, विधायक बलवान पूनिया, हेतराम बेनीवाल सहित तमाम प्रमुख नेतागण उसको संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन में जो आज खेती किसानी के सामने जो संकट है, सरकारों की नीतियों की बदौलत जो देश का अन्नदाता किसान लगातार कर्जे के अंदर जा रहा है, उस पे विचार विमर्श करके एक राज्यव्यापी मजबूत आंदोलन का निर्माण करना होगा। इसके साथ साथ जो हमारे क्षेत्र में लगातार सरकारों द्वारा, चाहे वो बीजेपी के राज रहा हो चाहे कांग्रेस का राज रहा हो, जिस प्रकार सिंचाई पानी की समस्या को एक स्थायी समस्या बना के और इस क्षेत्र में जिस प्रकार की बर्बादी लाई जा रही है, 3-4 रिजर्व वायर बना के इस हिस्से के खेत के पानी को आगे जो ले जाया जा रहा है, उस पे चर्चा करके हम रेगुलेशन और हमारे हक के पानी को लेने के लिए इस सम्मेलन के अंदर विचार विमर्श किया जाए। जी शोपत जी, क्या मकसद क्या रहेगा, मेन उद्देश्य क्या है इस कार्यक्रम को करवाने? सम्मेलन में किसानों की समस्याओं पर चिंतन करना, उन समस्याओं का समाधान कैसे हो उसके लिए पूरे राज्यव्यापी आंदोलन का निर्माण करना, और इसके साथ साथ सम्मेलन में हमारे प्रदेश कार्यकारिणी के अध्यक्ष मंत्री के चुनाव होंगे, जिसके लिए हमारे 400 पूरे राज्य भर से चुनिंदा डेलीगेट्स आ रहे हैं। वो 3 दिन इन चीजों पर मंथन करके अपने प्रस्ताव है किसान समस्याओं को लेकर वो पारित करें। शोपत जी, आम लोगों का कहना है कि विधानसभा चुनाव भी पास आ गए हैं, शोपत जी अपनी तैयारी में लगे हैं विधानसभा की। बिल्कुल, चुनाव के अंदर पिछली बार भी जनता ने हमें सेकंड पोजीशन पे रखा था, और इस प्रकार जिस तरीके से हमने किसान के खेत के पानी के लिए, गरीब की नरेगा के लिए, फसलों की खरीद के लिए, दिल्ली में जो किसान का मोर्चा लगा उसके लिए, और शहर की समस्याओं को लेकर जिस प्रकार ईमानदारी से लड़ाई लड़ी है, हम इस बार निश्चित हैं कि जनता ने मानस बना लिया है कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों 5-5 साल से जो बदल के आ रहे थे, इस बार जनता ने हमें आश्वस्त कर रखा है कि आने वाले चुनाव में लाल झंडे का समर्थन करके आपको विधानसभा में भेजेंगे। शोपत जी, लगातार आप किसानों की समस्याओं के लिए आगे रहते हैं और आप किसानों की समस्याओं को हल भी करवाते हैं। उस वक्त लगातार किसान आपके साथ होते हैं। रायसेन नगर विधानसभा की बात करें तो ज़्यादातर इलाका भी जो है वो ग्रामीण है, किसानों का है। उसके बावजूद भी आपकी हर बार जो है वो हार हो जाती है। इसके पीछे कारण क्या रह जाते हैं? पिछले चुनाव में जनता ने संतोषजनक 44,000 वोट देके और उस लहर के अंदर भी जो मजबूती हमें प्रदान की थी, कुछ कारण, कुछ हमारी रणनीति के अंदर कमी रही कि हम उस चुनाव को जीत नहीं पाए। लेकिन इस प्रकार जिस प्रकार हमारे कार्यकर्ताओं की टीम लगी हुई है, जिस प्रकार हमने जनता का विश्वास जीता है, जिस प्रकार इस क्षेत्र की समस्याओं को उठा के हमने समाधान किया है, तो निश्चित तौर पर आने वाले चुनाव हमारे पक्ष के अंदर होंगे। निश्चित तौर पर इस बार हम चुनाव हर हाल के अंदर जीतेंगे। शोपत जी जो हैं, अगर विधानसभा में जाते हैं तो किसानों को ये विश्वास तो दिला सकते हैं ना कि इस इलाके के लिए वो पूरा संघर्ष करेंगे। इस क्षेत्र में 2 वक्त हमें मौका मिला था, जब कॉमरेड हेतराम बेनीवाल, कॉमरेड योगेंद्र नाथ हांडा इस क्षेत्र से एमएलए बने थे, और जब इस जिले से कम्युनिस्ट पार्टी के एमएलए बने थे, तो इस जिले के अंदर जीवन का आधार है वो नहर का पानी। और आज बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने राज में रहते हुए गंगानगर जिले की जो खुशहाली पानी है, इस पे हमेशा डाका डालने का काम किया। डैम अब की बार भर गया, पानी पाकिस्तान गया, पानी लगातार बर्बाद करते रहे, लेकिन हमारे नरमे की फसल, मूंग और ग्वारी की फसल के लिए किसान को त्राई करनी पड़ी। हम जनता को यकीन दिला रहे हैं कि हम जनप्रतिनिधि उनकी तरह नहीं। आज रायसेन नगर की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही। एक तरफ राज के लोग हैं, 2-3 पूर्व विधायक घूम रहे हैं, वो सत्ता के नशे में मदहोश हैं,
तो वर्तमान में जो एमएलए लूथरा जी बीजेपी के हैं, अगर उनसे कोई सवाल कर लीजिए तब कहते हैं जी हमारी सरकार नहीं है और हमारी चलती नहीं। हम जनता को विश्वास दिला रहे हैं कि सरकार चाहे किसी की बने। हमने एग्जाम्पल पेश किया है, बादरा के अंदर हमारे विधायक बलवान पुनिया, राजस्थान में 200 में से सिर्फ हमारे 2 आदमी हैं, लेकिन उन क्षेत्रों के अंदर विकास मंत्रियों के क्षेत्र में नहीं हुआ, उससे ज्यादा विकास उस क्षेत्र में हुआ है। और हम एक जो मुख्य एजेंडा लेके चल रहे हैं कि हमें जब जनता मौका देगी हम पानी की समस्या का स्थायी समाधान कराएंगे और उसके लिए जी जान की बाजी है वो लगा के सरकारों को मजबूर। शोभा जी, आपने पानी की बात तो शुरू की और पानी पे जाके खत्म करने की कोशिश करेंगे। ये सबसे बड़ी बात है कि सरकार द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा 32,000 करोड़ रुपए का एक बहुत बड़ा बजट आईजीएनपी को दिया गया। अब जो नहरों की रीलाइनिंग का जो इस वक्त को जो काम चल रहा है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अगर नहरें बनी हैं तो जगह जगह से अभी ताजा स्थिति एक क्रैकेज आ चुके हैं, कभी आपने भ्रमण करके देखा? सरकार ने जो बजट आवंटित केंद्र सरकार ने करके और हरी के बैराज से लेके और पूरे इस सिस्टम को सुधारने की जो बात की थी वो निश्चित तौर पर किसानों के अंदर एक उम्मीद थी कि हमारी समस्या का समाधान हो। हमारा आरोप है पिछली बार भी जब कॉमन बैंक बैठ गया था, मैं यहां से सैकड़ों किसानों को लेके मौके पे जाके आया। जहां जहां कार्य चल रहे हैं निश्चित तौर पर बार बार मैंने आवाज उठाई है कि वो भ्रष्टाचार की भेंट चल रहे हैं। जिस प्रकार का फायदा हमें मिलना था, असल में रीलाइनिंग के बाद उम्मीद तो ये थी कि ये 18,000 क्षमता की नहर भी हमें पानी पूरा मिले, लेकिन आज भी आधे से ज्यादा काम पूरा हो गया और आप हैरानी करेंगे ये नहर 11,000 से ज्यादा पानी नहीं ले सकती। यही बात हम आपको पूरा पानी होते हुए भी पानी पाकिस्तान जा रहा है, लेकिन ऐसे गड़बड़ जाले किए हैं और जिस पर चुप्पी राजनेताओं की, सत्ता रूलिंग पार्टियों की जो चुप्पी है वो दर्शाती है कि सब मिला जुला। सर, हमें मौका मिला तो निश्चित तौर पर इनका भंडाफोड़ करेंगे और इन लोगों पर कार्रवाई करेंगे। शोभा जी, आखिरी सवाल, 3200 करोड़ का बजट था, मैं वो आपको बता दूं, जो नहरों के लिए मंजूर हुआ था केंद्र सरकार की तरफ से। ये भी चाइना की तरफ से जो बैंक था कोई, उसने इसको लोन को प्रोवाइड करवाया था। और मैं आपको बता दूं कि नहर की रीलाइनिंग के बाद 1200 क्यूसेक पानी सेफ होने की बात कही गई थी कि नहरों की रीलाइनिंग के बाद 1200 क्यूसेक पानी हमारा बच जाएगा, जो एक्स्ट्रा किसानों को मिल पाएगा। वो पानी कहाँ गया शोभा जी? असल में जो पानी इन्होंने बजट जो आवंटित किया जिसकी डीपीआर है, हमारा आरोप ये है कि वो किसानों की मौत साबित होती। हम कह रहे थे भी नहर की रीलाइनिंग करवा के जिन जिन क्षेत्र के अंदर कमांड एरिया है वहां जो पानी का संकट है उसका समाधान किया जाए, लेकिन सरकार ये कह रही थी जो डीपीआर 2016 के अंदर बनी थी कि 1,81,617 हेक्टेयर पानी जमीन को कमांड करने के लिए हमारे पास बचे। अभी रीलाइनिंग से जो थोड़ी बहुत बचत होगी, 4 रिजर्व वायर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह और बीडी कल्ला मिलके, अफसोस इस बात का है कि दरिया के पानी को रोककर डैम बनते थे, लेकिन आज नहर के पानी को रोककर डैम बने। और जिस नहर में 3 में से 1 समूह में पानी चलाने के लिए 7700 पानी से नहर चल सकती थी, आप हैरानी करोगे 9,650 पानी लेके लोगों की आदत डालने का सरकार ने प्रोग्राम बनाया। लेकिन हमारी चेतावनी है कि हमारे प्रथम चरण का जो 58% पानी जो हिस्सा है, उस पानी को रिजर्व करा के अलग रेगुलेशन बनाने की जो मुहिम हमने शुरू की है, निश्चित तौर पर वो एक ऐसा तूफान बनेगा जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को मजबूर कर देगा कि इस हिस्से के पानी को एक बूंद को आगे नहीं ले जाया जाए। हमारा हिस्सा हमें मिले, आगे का हिस्सा आगे मिले। अगर सरकार पेयजल की आपूर्ति करना चाहती है तो 0.6 MF पानी जो लगातार हमारे हिस्से का पंजाब इस्तेमाल कर रहा है, सरकार केंद्र पे दबाव बनाए, वो हिस्से का पानी लाके पेयजल आपूर्ति है उसको पूरी करे। शोभा जी, आपने नहरों से डैम बनाने की बात की है, तो थोड़ा जानकारी दीजिए कि ये डैम कहाँ पे बन रहे हैं? ये एक तो हमारे यहीं 507 RD पे बन रहे हैं,
जैसलमेर के अंदर बन रहे हैं, जोधपुर के अंदर बन रहे हैं और जिनका काम भी शुरू कर दिया गया। बजट भी सरकार ने 1200 करोड़ रुपए अलग से अलॉट कर दिया और उसका काम चल पड़ा है। उसी का नतीजा है कि पानी पाकिस्तान जब जा रहा था, भारी बारिश थी, डैम भर गए थे, लेकिन नरमे, मूंगी और गवार की फसल को पकाने के लिए यहाँ किसान को खून के आंसू रोने पड़ रहे हैं। बात तो यहाँ तक भी सुनने में आ रहा है कि जो हमारी नहरें हैं अभी भी पर्याप्त पानी की जो मात्रा है वो झेलने के लिए वो पर्याप्त नहीं है। बिल्कुल, सूरतगढ़ शाखा की रिलाइनिंग के बाद भी इस तरीके का भ्रष्टाचार है। 1875 की नहर है और 2 दिन पहले नहर बंद हुई है। नहर में पानी 1750 चला रहे हैं और ज्यादा पानी का कह रहे हैं भी अगर पानी पूरा छोड़ दिया तो नहर कहीं से टूट सकती है और देख रहे हैं BLM अभी टूटी है। उससे पहले PD उन नहरों पर ऐसी हालात रही थी और अफसोसजनक ये भी है कि जो टेल है हमारी, चाहे वो PTD है, चाहे वो RTM है, चाहे वो BLD की है, चाहे वो दूसरी APD की है, सब टेलें हैं वो पूरी फीड नहीं हो रही। आपने, मेरा आखिरी सवाल होगा, आपने टेल की बात की है तो कुछ दिन पहले जो गड़साना की जो वितरिका है वहाँ पे एक नहर पड़ती है जिसमें कई दिन लगभग 90 दिन तक एक धरना चला और टेल पे पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा था और जो मोगों की जो लगाने की जो प्रक्रिया थी वो भी सही तरीके से नहीं हो पाई और अभी तक भी वो किसान कह रहे हैं कि जो मोगे लगाए जा रहे हैं वो भी सही स्थिति में नहीं लगाए जा रहे हैं। क्या कहेंगे इस विषय? असल में ये बहुत बड़ी साजिश है, सरकार का छुपा हुआ एजेंडा है। मैंने पहले दिन ही जब एंडी नहर के ऊपर ये शुरुआत की थी तब मैंने मीडिया बंधुओं को बयान जारी करके मेरा विरोध दर्ज करवाया था कि जो काम 2004 में वसुंधरा करने जा रही थी, वाटर अलाउंस 5.23 से 3.5 कर रही थी और उसने फैसला किया था जिसके विरोध स्वरूप आंदोलन होकर 6 किसानों ने अपनी जान की बलिदानी दे की कुर्बानियां करके उस फैसले को रुका दिया, लेकिन गहलोत सरकार उसको लागू कर रही है। अभी एलम नहर के ऊपर जो मोगे लगे हैं, काश्तकार लगने से पहले इस बात का विरोध जता रहे थे कि पानी पूरा नहीं होगा। आज अभी फिलहाल वहां धरना चल रहा है, वार्ता चल रही है और लिखित में ये दिया एससी ने कि 5.23 के अनुसार से पानी मिलेगा, लेकिन मोगे 3.5 के लगे हैं। निश्चित तौर पर इस इलाके के अंदर बर्बादी लेके आएंगे और हमने अब तय किया है कि इस क्षेत्र के अंदर जब भी मोगों की SAD पे उन्होंने कर दी गड़बड़, और जगह जहां लेंगे पूरे काश्तकारों को इकट्ठा करके वहां मोर्चा लेंगे और किसी कीमत के ऊपर इस तरीके से मोगे बदल के पानी को 3.5 नहीं। थैंक यू।